हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मनोज एकेडमी में। और आज की वीडियो में मैं आप सभी को कराने वाला हूं हिंदी पैडागोजी सीटेट के लिए। सीटेट के लिए हिंदी पैडागोजी में आपको कराऊंगा और प्रैक्टिस सेट तो आपके जारी रहेंगे ही, लेकिन उससे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर समझ लीजिएगा। देखिए, मैं आप सभी को जो आज कराने वाला हूँ सन 2011 का सोल पेपर कराने वाला हूँ। कैसा आया था हिंदी का पेपर? रात 9 बजे आप लोग क्लास देख रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की वीडियो। लेकिन आपको वीडियो शुरू करने से पहले आपको करना क्या है, वीडियो को शेयर कर देना है ताकि सारे स्टूडेंट्स क्लास में जुड़ सकें। और आपको लास्ट में ये भी बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। क्वेश्चन को पहले सही प्रकार से समझ लीजिएगा। भाई, जो हमारी किताबें होती हैं तो उसमें उनके पाठों में कुछ चित्र दिए गए होते हैं। तो चित्र क्यों दिए जाते हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं? पहला ऑप्शन रहेगा, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। और फोर्थ रहेगा, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। ये तो गलत है आपका। और देखिएगा, अगर चित्र दिए जाते हैं किताबों में तो चित्रों को देखकर हम लोग चीज़ों को आसानी से समझ भी जाते हैं, है ना। अर्थात चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। इसका पहला ऑप्शन रहेगा। एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, आप लोगों ने शेर प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, तो शेर को देखेंगे आप लोग किताब में तो समझ जाएंगे ना, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा, दूसरा प्रश्न है भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भाषा के 4 कौशल होते हैं दोस्तों, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं सुबोपली से। सुबोपली, सु से होगा सुनना, बो से होगा बोलना, पै से पढ़ना, ले से लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों ये अंतर संबंधित होते हैं, ये भी समझ लीजिएगा। लेकिन इसमें आपसे कहा गया है अभिव्यक्तात्मक। देखिए, अगर अभिव्यक्त की जाएगी चीज़ें तो देखिए, हम लोग अपनी बात को किसी के समक्ष रखेंगे तो बोल कर रखेंगे और हम लोग लिख कर रखेंगे। तो बोलना और लिखना, तीसरा ऑप्शन, ये जो हो जाएंगे अभिव्यक्तात्मक कौशल रहेंगे, ठीक है। और ग्रहात्मक कौशल कौन से होंगे? ग्रहात्मक कौशल होंगे सुनना और पढ़ना, ठीक। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। साथियों, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? आपके ऑप्शन है, यहां पर आ चुके हैं ऑप्शन। आपके ऑप्शन है प्यारे साथियों, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, यहां पर संदर्भ लिखा हुआ है, ठीक है। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। देखो, कंठस्थ करना गलत हो जाएगा। ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। हमने कहा निगेटिव यानी कि नहीं है, तो इसका आंसर हम लोग इसका यही लगा देंगे, कंठस्थ वाला, क्योंकि निगेटिव है और निगेटिव ही आपसे पूछा गया था, है ना। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 4 नंबर में कहा गया है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। गाइज, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, एग्जाम्पल के रूप में, भाई उसका उपचार, उसका इलाज कब हो सकता है? भाई उसका इलाज तभी हो सकता है जब उस बीमारी के बारे में पता लग जाए डॉक्टर को कि हाँ भाई ये बीमारी है, इस चीज़ का इलाज होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होगा दोस्तों, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर डी हो जाता है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या उचित है? अभी बताया था मैंने आपको 4 कौशल होते हैं। सुनना, शुभोपली मैंने आपको ट्रिक बताई थी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। 5 का आंसर होगा आपका यहाँ पर देखो, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का होना जरूरी है ना, नियमों का ज्ञान जरूरी है। दूसरा होगा विद्यालय में केवल, ये गलत है आपका, विद्यालय में केवल हम लोगों को पढ़ना लिखना नहीं दिया जाता।
ये भी आपका गलत है, इसमें भी केवल लिखा हुआ वैसे, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि केवल वाला गलत होता है, लेकिन यहाँ पर गलत है ये। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? किस बात को अधिक महत्व देंगे? आप क्या हैं? भाषा के शिक्षक हैं। बहुसांस्कृतिक कक्षा क्या होती है पता है? जहाँ पर विभिन्न प्रकार के बच्चे आए, जैसे समावेशी कक्षा होती है ना, तो उसमें बहुसांस्कृतिक बच्चे होते हैं। ठीक है। पहला होगा बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भलीभांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर बच्चे को अवसर दिया जाता है चीज़ों को करने का, बेटर कर पाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 7 की बात कर लेते हैं। 7 में कहा गया है कि हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों? हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। ऐसा क्यों होता है यार? ऐसा क्यों होता है सर? प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है और हिंदी बहुत कठिन भाषा है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इसका आंसर पहला लगा देते हैं 7 का। ठीक है, कि प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ये रहेगा आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में कहा गया है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या है? बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, आलंकारिक भाषा का प्रयोग। देखिएगा, बोलना कौशल में आप लोग दूसरा ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, देखो मान लो अगर मैं पहला ऑप्शन लगाता हूँ, किसी व्यक्ति की मधुर वाणी है, ठीक है, लेकिन वो वाणी जो है वो गलत समय पर मधुर बोल रही है, तो कैसा लगेगा? यानी कि संदर्भ के अनुसार जो है अपनी बात कह सकना। हमारे सामने अलग अलग परिस्थितियाँ आती हैं, सुख दुख गम प्रेम घृणा, मतलब बहुत सारी स्थितियाँ हमारे सामने आती हैं, तो हम इन सभी परिस्थितियों में अपनी लैंग्वेज को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अपनी टोन को चेंज कर लेते हैं। तो इसका आंसर बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है। चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? देखो ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने गलत किया था। प्रतिकूल एक तो होता है अनुकूल, अनुकूल का मतलब पॉजिटिव होता है, और प्रतिकूल हम लोग निगेटिव में लेकर आते हैं। आप समझ लीजिएगा, निगेटिव आपसे पूछा गया है। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा विकास में या सीखने में सहायक होता है। देखो, किताबों से सीखते हैं अर्थात प्रिंट समृद्ध माहौल है, सही है आपका। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, यानी कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट में रहते हैं तभी लैंग्वेज को सीखते हैं, ये भी सही है। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए, यानी कि जो परिवेश में बालक रहते हैं ना, उसको ग्रहण करते हैं और उसको ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस लैंग्वेज को कैसे यूज करनी है वो नियम बना सकते हैं। तो इसका आंसर पहला रहेगा। अगर हम लोग व्याकरण के नियम सीख लेंगे तो भाषा को, क्या बच्चे में भाषा का विकास तेज हो जाएगा? नहीं ना। भाषा का विकास तेज कब होता है? कम्युनिकेशन से। इसका आंसर पहला रहेगा। कहानी सुनाने से क्या होता है सर? कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चे प्रसन्न होते हैं। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो यह होगा आपका पहला वाला, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? भाई आपको बच्चे के लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है तो इसके लिए कौन सी विधि बेहतर रहेगी गाइस? सुंदर लेख का अभ्यास कराओ, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतलेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। अरे वाह, चारों में से सबसे बेस्ट ढूंढना है आपको, तो इसमें सबसे बेस्ट बी होगा, अपने अनुभवों को लिखना। अगर बालक अपने अनुभव को लिखेगा तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है?
सभी साथियों से निवेदन है, अगर वीडियो का एक भी क्वेश्चन समझ में आ रहा हो आपके तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती, आप एक हिंदी के टीचर हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना और भाषा संसाधनों का अभाव। इसमें हम लोग पहला ऑप्शन लगाएंगे, बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। 12 का ए ऑप्शन रहेगा आपका। 13 की बात करते हैं, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। दोस्तों, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? अनावश्यक है, एकमात्र साधन है, साध्य है या आपका साधन है। अब दो ऑप्शन है यहाँ पर, एक साध्य होता है, एक साधन होता है। ये क्या होता है सर? वैसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ये साधन है, साध्य वो होता है जो साधन योग्य हो। ठीक है, साध्य का मतलब होता है जो साधन योग्य हो, वही आपका साध्य होता है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? चलिए, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य देना अति आवश्यक है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए और गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। देखो, अगर मैं यहाँ पर आंसर लगाऊं तीसरा वाला, ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि बच्चे की क्षमता कितनी है उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसको होमवर्क दोगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, भाई पिछले वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये तो आप लोग जानते हैं कि इसका आंसर मैंने आपको तीसरा बताया है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊं, जब हम लोग कक्षा 9 में और 10 में पढ़ते थे, तो जैसे अभी दीपावली की छुट्टी मिलने वाली है ना, मान लीजिए 3 दिन की छुट्टी मिल गई ना, तो समझ लो इतना काम दे देते थे ना टीचर, ऐसा मान के चलो हमारी दिवाली इससे बढ़िया ना आए, ऐसा सोचते थे हम लोग भी कि यार छुट्टी कहाँ से मिल गई, इतना काम करना पड़ेगा। कम से कम दोस्तों जैसे साइंस, भूगोल, ठीक है, वो 3-3, 4-4 लेसन दे देते थे कि इनको कंप्लीट करके लगाना है। आते लघुत्तरी या बहुविकल्पीय प्रश्न भी और आपका दीर्घ भी, ठीक है, और लघु भी, मतलब सब दे देते थे। तो ऐसे में दोस्तों, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग 15वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो, इसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ये आपका 15वां नंबर रहेगा। चलो इसमें समझ लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये। पहला देख लीजिएगा, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। ठीक है भाई, अगर मान लीजिएगा अभ्यास करेंगे हम लोग तो बच्चों में गाइज अरुचि उत्पन्न हो सकती है क्या? चलो दूसरा देख लेते हैं। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। ठीक है, ये तो नहीं होगा आपका। दूसरा रहेगा, बच्चे भाषा की जटिल समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं और बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही, देखो ये भाषा सीखने में सहायक है। जहाँ पर विरोध हो रहा है तो कैसे है आपका? इसका मतलब आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेगेटिव पूछा गया था ना, तो डी ऑप्शन है आपका। अभी दोस्तों यहाँ पर गद्यांश आ चुका है। गद्यांश में आपको नहीं कराऊंगा इस वीडियो में, 16 से 24 तक है आपका। ठीक है, यहाँ से करा देता हूँ, देखिएगा। आप भी बताइएगा आप लोग कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ देखी कि प्रति जो है वो आपका उपसर्ग भी होता है। अब जब उसमें उपसर्ग आ जाता है किसी समास में तो आपका अविभाव समास हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि पढ़ा हुआ कितना पच गया, इसका अर्थ बताइएगा। पढ़ा हुआ कितना पच गया है, अर्थ बताना है। पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है, कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है, पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया है, पढ़ा हुआ कितना समझ में आया है।
तो ये आपका हो जाता है पहला वाला ऑप्शन, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। आगे चलते हैं। कार्य शब्द का तद्भव रूप बताना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, देखो सेवा तो नहीं होगा, इसका मतलब तद्भव पूछा है ना आपसे डियर। ठीक है, कारज नहीं होगा आपका, काम नहीं होगा, तो काज रहेगा। ठीक है, काम काज कहते हैं ना कि काम काज क्या चल रहा है, काज आपका आंसर होगा। विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। विचार में आप लोगों ने एक प्रत्यय लगा दिया तो क्या बनेगा, 24, ये होगा आपका वैचारिक, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसमें तो आप लोग कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी ना आपको। देखिएगा मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूँ इसको। अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिरहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। तो यहाँ से आपके 5 प्रश्न बनेंगे। ये सोहन लाल द्विवेदी जी की रचना है, पंक्ति हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या होता है। गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या होता है, चिंता युक्त होना। भाई जिसे चिंता होगी तो वो तो सोएगा नहीं, उसको तो नींद खुद ब खुद नहीं आएगी। मृत्यु को प्राप्त होना, ये भी गलत है। परिश्रमी होना यानी कि बेखबर होना। गहरी नींद में सोने का मतलब होता है बेखबर होकर सोना, है ना, बेखबर होना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। पतन की राह पर, पाताल में, अतल गहराई में, जहाँ सूर्यास्त होता है। तो गाइज पतन की राह पर इसको जाने नहीं देगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। आपके ऑप्शन है जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, जो अत्यधिक प्रेरित हैं, जो बहुत परिश्रमी हैं, या जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। तो आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन। गाइस यही होता है आजकल की जो युवा पीढ़ी है। वैसे आप लोग जो प्रौढ़ावस्था में आ चुके हैं, जब हम लोग किशोरावस्था में होते हैं ना गाइज, तो क्या होता है, आंधी तूफान की अवस्था तो है ही क्रोधावस्था, है ना, किशोरावस्था। तो इसमें जो है हमें जो है सही गलत का थोड़ा भी ज्ञान नहीं होता। हम सोचते हैं जो हम लोग कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं। ठीक है, वही सिस्टम रहता है कि वो इस तरह से कहीं वो दीवार पर और उस पर बना देते हैं दिल। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा पेड़ वगैरह पर आपको इस तरह के कुछ ना कुछ सिंबल देखने को मिल गए होंगे। ठीक है, तो वो वही लोग होते हैं, जीवन की जो कठोर वास्तविकताएं हैं ना, इनसे बेखबर रहते हैं। अभी तो पापा के पैसों पर पल रहे होते हैं, कितना भी खर्च करो कुछ नहीं चलता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है 28 नंबर। कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है। कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है। अच्छा, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया अभी। मैं आप जैसे अभी एक सिंबल बनता है ना, दिल का सिंबल, ये इस तरह से बनाते हैं शायद, है ना, शायद क्या बनता ही है। तो इसमें ये तीर वाला सिस्टम कब क्यों लगाते हैं, मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। अगर किसी को पता हो तो ये तीर वाला सिस्टम इसमें क्यों लगाते हैं। भाई दिल ऐसे भी बन सकता है ना, वैसे सिंपल वाला, तो इसमें तीर ही क्यों लगाया जाता है। ठीक है, कोई अगर यहाँ पर कोई ज्ञानी व्यक्ति हो क्लास में तो बता देना कमेंट सेक्शन में। कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है, ये आपका 28 नंबर है। देखिएगा, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, पंक्ति में अलंकार बताइएगा। ए है ना, तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अनुप्रास अलंकार आपका यहाँ पे हो जाता है। तो प्यारे साथियों, इसमें मैंने आप सभी को सन 2011 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे आप सभी से हिंदी पेडागोजी में, तो वो सभी मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। ठीक है गाइज, और आने वाली वीडियो में 2012, फिर 13, 14, 15 इस तरह से मैं आपको सारी हिंदी कंप्लीट करा दूंगा, और साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस सेट भी चलता रहेगा। तो अगर आपको वीडियो, अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया क्या, चलिए कवि, हाँ इसका क्वेश्चन देखिएगा, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। भैया कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। चलिए आंसर ना दिखे भाई, आंसर ना दिखनी चाहिए। तो जब कवि जो है वो जगाने आ रहा है ना, तो अर्थात जागृति इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डियर। क्या हो जाएगा, जागृति, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाता है। ठीक है,
तो कितना रहा आपका स्कोर कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाएं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।